हाँ स्टूडेंट्स, तो हमने डिस्कस किया था फिजिकल और फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल यही सीबम तक था, स्वेट तक था। स्वेट जो होता है ये भी, इसके अंदर NaCl होता है जो मतलब एक तरह से पैथोजेंस को आने से रोकता है। इसके बाद जो थर्ड बैरियर है, थर्ड बैरियर की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सेलुलर बैरियर। आइए सेलुलर बैरियर का डिस्कशन करते हैं। सेलुलर बैरियर में कौन कौन से सेल्स होती हैं जो बैरियर्स का या ये कह लो सोल्जर्स का काम करती है। अभी हमने बताया भी था कि हमारे WBC जो होते हैं वो हमारे बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। तो थर्ड जो बैरियर है दैट इज कॉल्ड सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर की बात करते हैं। अब इस सेलुलर बैरियर में आते कौन कौन से हैं सबको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सेलुलर बैरियर्स, इस सेलुलर बैरियर्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं जो फाइट करते हैं। एक तो हो गए WBC जिसको हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। अब इस ल्यूकोसाइट्स में कौन कौन से सेल्स होते हैं। ल्यूकोसाइट्स में एक तो पड़े होंगे ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में पड़े होंगे इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और एग्रेनुलोसाइट में पड़े होंगे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ठीक, तो जो ग्रेनुलोसाइट होता है उसका न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो सेलुलर बैरियर में काम करता है, जिसको PMNL न्यूट्रोफिल बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ल्यूकोसाइट्स में कौन कौन आएगा, तो एक आ जाएगा PMNL। ठीक है, दूसरा जो आएगा वो आएगा लिम्फोसाइट। मैं यहाँ WBC की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ल्यूकोसाइट्स है, ओवरऑल ल्यूकोसाइट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो +1 में आप ब्लड में पढ़ चुके हो कि ब्लड के 4 कंपोनेंट है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। फिर WBC के 2 टाइप्स, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स के 3 टाइप, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल। तो ये वही वाला न्यूट्रोफिल है। और ग्रेनुलोसाइट्स के लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, तो मैं कलेक्टिव लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ल्यूकोसाइट्स के टाइप ये एक हो गए लिम्फोसाइट्स, इसमें 2 हो जाते हैं, एक B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट, और तीसरे होते हैं मोनोसाइट्स। तो ये जो हमारे बॉडी के ये सोल्जर्स हैं, एक्चुअल में फाइट यही करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ल्यूकोसाइट्स या WBC हैं। इसके बाद जो सेलुलर बैरियर में काम करता है एक NK सेल होती है, वो भी ल्यूकोसाइट की ही टाइप होती है। ल्यूकोसाइट की ही टाइप होती है, नेचुरल किलर सेल्स, NK सेल्स बोलते हैं। ल्यूकोसाइट का ही वो भी टाइप है, ध्यान रहे, बोन मैरो में बनते हैं ये सभी। इसके बाद सेलुलर बैरियर में आता है NK सेल्स हो गए। इसके अलावा कॉम्पिटेंट कुछ प्रोटीन्स आते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं हम एक इन्फ्लामेशन, नाम सुना होगा इन्फ्लामेशन। कहीं भी जब इंजरी हो जाती है तो देखना कहीं चोट लग जाता है तुरंत वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, रेड हो जाता है, वार्म हो जाता है, वो एरिया पेनफुल हो जाता है, दैट आर कॉल्ड इन्फ्लामेशन। वो इन्फ्लामेशन का उसको इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स बोलते हैं। कहीं तेज इंजरी होती है तो होता है, हल्की सी नहीं होगी। वो जनरली कई बार क्या होता है, दरवाजे में सिर लग गया या फिर हम कहीं जा रहे हैं, इतनी तेज हाथ पे या कहीं भी लग गया, स्वेलिंग हो जाती है। इन्फ्लामेशन इंजर्ड सेल में होता है। इन्फ्लामेशन के बाद होता है फीवर के बाद होता है कॉम्पिटेंट प्रोटीन, उसको बोलते हैं, या कम्प्लीमेंट मतलब रिस्पॉन्स बोलते हैं। अनदर लैंग्वेज में उसको हम क्या बोलते हैं, कम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स बोलते हैं, कम्प्लीमेंट रिस्पॉन्स। इसमें होता क्या है कि कुछ एंजाइम प्रिकर्सर वाले प्रोटीन्स होते हैं, वो सम प्रोटीन्स दैट आर प्रिकर्सर ऑफ एंजाइम कंबाइंड टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल क्या करेगा कि पैथोजेंस की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तोड़ देगा, उसमें पानी अंदर घुस जाएगा या फ्लूइड उसमें भर जाएगा, जिसका कारण उसमें स्वेलिंग होगा, ब्लास्ट हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ये 4 है, एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ये कैसे सेलुलर बैरियर हमारे बॉडी को बचाते हैं या फॉरेन सब्सटेंस से फाइट करते हैं। इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले शुरू करते हैं PMNL की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। इसको चाहो तो नोट भी कर सकते हो। PMNL की बात करते हैं। PMNL होता क्या है, इसका पूरा नाम लिख देते हैं एक बार। PMNL को पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स, PMNL। P फॉर पॉली, M फॉर मॉर्फो, N फॉर न्यूक्लियर, L फॉर ल्यूकोसाइट्स। इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ठीक है, अनदर लैंग्वेज में कहीं कहीं दिया होगा इसी का नाम
PMNL न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स, तो ध्यान रहे इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, पॉलीमॉर्फो क्यों होते हैं? न्यूट्रोफिल्स पढ़े होगे, इयोसिनोफिल पढ़े होगे कि बाइलोब्ड होता है, बेसोफिल पढ़े होगे ट्राइलोब्ड होता है, न्यूट्रोफिल्स को पढ़े होगे मल्टीलोब्ड होता है। तो इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो क्या होती है? मल्टीलोब्ड होती है, यानी कि इसके न्यूक्लियस में कई सारे लोब होते हैं, ड्रमस्टिक भी बोलते हैं, ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं इसके। इस तरह से इसकी न्यूक्लियाई होती है, ठीक है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होते हैं। ये अपनी मॉर्फोलॉजी चेंज करते रहता है सेल बाय सेल, इसलिए पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। ये रेड बोन मैरो में बनता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, इसकी लाइफ स्पेन अप्रॉक्सीमेटली 8 टू क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मतलब क्या 8 to 10 आवर्स ना कहो, इसको 10 to 20 आवर्स के आसपास होती है। जनरली ये माना जाता है कि न्यूट्रोफिल्स जो हमारे टोटल WBC होते हैं, माना क्या जाता है होते भी हैं, टोटल WBC के सबसे लार्ज अमाउंट में ये होते हैं मैक्रोफेजेज, अप्रॉक्सीमेटली 60 to 65% होते हैं। लेकिन इसकी जो रेंज वेरी करती है वो 40 to 60% वेरी करती है, 65% वेरी करती है, यानी कि ये डिक्रीज होकर के 40% तक भी आ जाते हैं और इंक्रीज होकर के 65% तक चले जाते हैं। तो ये होते हैं, ये इनका काम क्या होता है कि ये हाईली फैगोसाइटोसिस मतलब हाईली फैगोसिटिक नेचर के होते हैं। जो भी एंटीजन आएगा उसका फैगोसाइटोसिस कर जाएंगे। अगर ये मान लो एंटीजन आ गया तो ये आएंगे उसके चारों तरफ इस तरह से लेयर बना करके, और फिर क्या करेगा उसको, तो इसको ले आएगा यहाँ पे अंदर, और अंदर खाया पिया पचाया पूरा फिनिश कर देगा, यानी फैगोसाइटोसिस नेचर के होते हैं, फैगोसाइट कर जाते हैं ये। तो ये होते हैं पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ये न्यूट्रोफिल्स के टाइप्स हैं जो हाईली फैगोसिटिक नेचर के होते हैं, शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, मोटाइल होते हैं, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू फ्लो करते हैं और फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। ये है PMNL के बाद जो सेकंड वाले हैं, सेकंड जो टाइप्स है PMNL के बाद मैंने बताया था वो था लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स का डिस्कशन करने के पहले मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, चलो लिम्फोसाइट को बता देते हैं। लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी में कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। लिम्फोसाइट्स जो बोन मैरो में बनते हैं, तो बोन मैरो में बनने के बाद ये करते क्या हैं या कैसे डेवलप होते हैं, एक बार इसकी डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट ये हमारी बोन हो गई, इस बोन मैरो में यहाँ पे होता है रेड बोन मैरो। इस रेड बोन मैरो में लिम्फोसाइट बनते हैं, लिम्फोसाइट्स बनते हैं, ठीक है। अब ये लिम्फोसाइट यहाँ बनने के बाद ये दो जगह माइग्रेट होते हैं, हालांकि ये बाद में भी डिस्कस है, लेकिन यहाँ लिम्फोसाइट जब है तो ब्रीफ बता देते हैं लिम्फोसाइट कैसे काम करते हैं हमारे बॉडी में। अब ये लिम्फोसाइट यहाँ से दो जगह माइग्रेट होते हैं, हालांकि इसका डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे टाइप्स में। एक चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड में, कुछ चले जाते हैं थाइमस ग्लैंड में। थाइमस ग्लैंड में जाने के बाद ये वहाँ पे 4 तरह के सेल्स में प्रोलिफरेट होते हैं। चूँकि टाइप्स ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे प्राइमरी और सेकेंडरी 2 तरह के लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं, फिर वहाँ डिस्कस करेंगे उसको। ये थाइमस ग्लैंड में जाएंगे, थाइमस ग्लैंड में जा कर के ये 4 तरह के सेल्स बनाते हैं या प्रोलिफरेट होते हैं। उसमें कौन कौन, तो एक बनता है हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TH। सेकंड होता है किलर टी सेल, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं TK। तीसरा होता है मेमोरी टी सेल या TM, और चौथा होता है सप्रेसर टी सेल, इसको बोलते हैं TS।
ये चारों मिल करके एक स्पेशल सिस्टम बनाते हैं हमारे जो लिम्फ में फाइट करता है। दैट सिस्टम इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। मैं यहाँ लिख देता हूँ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये एक इम्यून सिस्टम बनाते हैं जिसको बोलते हैं CMI। दूसरी जो लिम्फोइड ऑर्गन, अब ये क्या करेगा, हेल्पर। कोई पैथोजेंस आया तो ये एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है जिसको अलार्मिंग केमिकल होते हैं, वो आगे उसको डिस्कस करेंगे। फिर किलर जो होता है, वो जब हेल्पर टी सेल एक बार अलार्मिंग केमिकल रिलीज कर देगा तो किलर सेल टी सेल एक्टिव हो जाएगा। अब जो भी पैथोजन आएगा उसको ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है किलर टी सेल। जो भी बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, जो भी अगर पैथोजेंस होंगे उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। मेमोरी टी सेल क्या करेगा कि जो एंटीजन आए रहते हैं उस एंटीजन की मेमोरी बना के रख लेता है। एक बार मेमोरी बन गई, फिर अब जब भी आएगा उससे तुरंत फाइट करेगा ये। और सप्रेसर टी सेल, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जब बहुत स्ट्रांग होने लगे उस कंडीशन में ये उसको सप्रेस करने का काम करता है या किलर टी सेल को सप्रेस करने का काम करता है। यही मेमोरी सेल जो होती है ये फिर आगे चल के तो जो फर्स्ट बार आता है एंटीजन अटैक करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट इनकाउंटर या प्राइमरी रेस्पॉन्स। वो बहुत स्लो होता है और टाइम टेकिंग होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है बनाने में। लेकिन एक बार अगर मेमोरी सेल बन गई उसके बाद जब आएगा तो बहुत क्विक एक्शन लेता है, बहुत फास्ट स्ट्रॉन्ग एक्शन लेता है वो। आगे इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फिर इसकी फंक्शनिंग में इसको डिस्कस करेंगे। एक तो ये बनता है, दूसरा वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में ही रह जाता है उसको बोलते हैं बी सेल। ये कह लो रिमेन इन ब्लड या बोन मैरो, रिमेन इन ब्लड ही कर दूँ ना, इसको बोलते हैं हम बी सेल। जो थाइमस में चला जाएगा उसको बोलेंगे टी सेल। यहाँ लिखना चाहिए था हमको, जो थाइमस में चला जाएगा उसको बोलेंगे टी सेल या टी लिम्फोसाइट, उसको बोलेंगे टी सेल। टी फॉर थाइमस सेल। इस टी सेल की ये 4 टाइप्स है, इस टी सेल की ये 4 टाइप्स है। और जो बोन मैरो में रह गया उसको बोलेंगे बी सेल या बोन मैरो सेल। ये 2 तरह की सेल बनाएगा। एक बनाएगा प्लाज्मा सेल और दूसरा बनाएगा मेमोरी सेल्स। ठीक है। प्लाज्मा सेल्स क्या करता है कि 5 तरह का एंटीबॉडी बनाने का काम करता है या इम्यूनोग्लोब्यूलिन बनाने का काम करता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IG लिखते हैं। IgA, IgD, IgA, IgG, IgE, IgM और IgD। ये 5 मिल करके जिस इम्यून सिस्टम को बनाते हैं उसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये 2 तरह के इम्यून सिस्टम ये मिलकर बनाते हैं लिम्फोसाइट। एक सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और दूसरा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, CMI AMI। इसको अनदर लैंग्वेज में ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम HMIS भी बोलते हैं, ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम HMIS भी बोलते हैं। तो ये 2 तरह के लिम्फोसाइट बनाते हैं। इसके बाद जो तीसरा होता है WBC का टाइप्स, उसको बोलते हैं हम मोनोसाइट। अब मोनोसाइट देखो कैसे काम करता है। मोनोसाइट जो होता है ये एक बार जब बोन मैरो में बन जाएगा उसके बाद ये हमारे ब्लड में 8 से 10 घंटे तक रहता है। उस 8 से 10 घंटे में जो भी अगर पैथोजेंस मिलेगा किल करेगा, नहीं करेगा तो अपनी साइज बढ़ाएगा। उसके बाद ये बन जाता है मैक्रोफेजेस। जो मोनोसाइट होता है ये लगभग हमारे ब्लड में 8 घंटे तक कॉन्ड्रिंग करता है, उसमें फाइगोसाइटोसिस करने का काम करता है। इसका अमाउंट हमारे ब्लड में लगभग अप्रॉक्सीमेटली मोनोसाइट का लिम्फोसाइट मोनोसाइट लगभग 2 to 10% होते हैं ये हमारे ब्लड में, 2 to 10% होते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स होगा, उससे कम लिम्फोसाइट होता है, 15 से 20 से 25% होता है, और उससे कम मोनोसाइट होता है। बाकी सब इससे कम होते हैं। फिर मोनोसाइट से कम इयोसिनोफिल होता है, 3 to
1 to 3% होता है, उससे कम क्या कहते हैं इसको, बेसोफिल्स होता है, योसिनोफिल बेसोफिल्स अप टू 0.5% होता है। तो ये अलग अलग होते हैं, 2 to 10% होता है मोनोसाइट। ये लगभग 8 से 10 घंटा हमारे ब्लड में ऑनड्रिंग करेगा। उस कंडीशन में ये क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। ये भी क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस का काम करेगा। जहाँ भी अगर म्यूकस कोटिंग लाइनिंग है, जैसे अगर मान लो हमारी ये इंटेस्टाइन हो गई, तो इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर होती है जो म्यूकस से कोटेड होती है, उस म्यूकस कोटिंग लाइनिंग के अंदर मैक्रोफेजेज मौजूद रहते हैं। वो मैक्रोफेजेज मोनोसाइट के ही डेवलप्ड फॉर्म होते हैं, यानी 8 से 10 घंटे बाद ये मैक्रोफेजेज कहाँ चला जाता है, टिश्यू फ्लूइड में चला जाता है। ये माइग्रेट हो जाता है कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड में। माइग्रेट कैसे होगा, तो जो कैपिलरीज की फाइन पोर होती है उससे स्क्वीज आउट होता है, और स्क्वीज आउट होकर के ये चला जाएगा कहाँ पे, टिश्यू फ्लूइड में, या अनदर लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे इसको, लिम्फ में। और जब ये लिम्फ में चला जाएगा तो यही मोनोसाइट किस में चेंज हो जाएगा, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेज। अब ये मैक्रोफेजेज जो होगा ये 2 तरीके का होगा। कुछ मैक्रोफेजेज एक जगह जाके फिक्स हो जाएगा तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड मैक्रोफेजेज, फिक्स्ड मैक्रोफेजेज। और कुछ होते हैं जो अमीबॉइड मूवमेंट करता है, याद रखना अमीबा लाइक मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं वंडर्ड मैक्रोफेजेज। इसको बोलेंगे वंडर्ड मैक्रोफेजेज। ये क्या होगा, तो घूमते रहेगा टिश्यू फ्लूइड में, घूम घूम के किल करने का काम करता है। जो फिक्स्ड होता है ये किसी न किसी ऑर्गन में फिक्स हो जाता है। अब एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, ब्रेन में हमारे एक क्या बोलता है, ब्रेन सेल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड फैगोसिटिक सेल होती है। एग्जांपल लो ना उसका, कुप्फर सेल ऑफ लीवर, कुप्फर सेल सेल्स ऑफ लीवर, ये क्या है, मैक्रोफेजेज है। ग्लियल सेल ऑफ ब्रेन, माइक्रोग्लियल सेल, उसको बोलते हैं माइक्रोग्लियल सेल ऑफ ब्रेन, माइक्रोग्लियल सेल्स ऑफ ब्रेन। इस तरह से हर टिश्यूज में, ये हर ऑर्गन में अलग अलग होता है। लंग्स में होता है क्या बोलते हैं उसको, प्लूरोमॉर्फिक या प्लूरोमॉर्फिक करके कुछ ऐसे ही नाम बोलते हैं उसको भी, लंग्स के अंदर होता है। ब्रेन में होता है, हमारे उसमें कनेक्टिव टिश्यू में होता है हिस्टोसाइट्स करके, हिस्टोसाइट्स करके होता है, जहाँ कहाँ पे होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है। किडनी में भी होता है, नेफ्राइटिस करके है कुछ, किडनी में होता है। इसके अलावा क्या बोलते हैं इसको, किडनी हो गए, कहाँ होगा, ये लीवर में होता है। लीवर के अलावा ब्रेन सेल में होता है, कनेक्टिव टिश्यू में होता है, किडनी में होता है। यही मेन ऑर्गन है, और भी आगे मिलेंगे तो लिखा दूंगा उसको कहाँ पे पाया जाता है। लेकिन ये फिक्स्ड होता है। वंडर्ड जो होता है ये घूमते रहता है, घूम घूम के किल करके मतलब घूम घूम के मारेगा। तो इस तरह से मोनोसाइट के ही डेवलप्ड फेज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेज बोलते हैं। ये मैक्रोफेजेज कहाँ रहता है, तो हमारे मतलब क्या कहते हैं, म्यूकस कोटिंग कवरिंग में होता है। अगर कोई भी पैथोजेंस जब आएगा तो ये मैक्रोफेजेज से सबसे पहले सामना होगा। अगर वो चाहे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से जाए, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जाए, चाहे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट से जाए। तो अगर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट जैसे HIV है, सबसे पहले पूछा जाता है ये क्वेश्चन, HIV का सबसे टारगेट सेल कौन होता है, मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज या हेल्पर टी सेल होगा उसका, 2 ही में से एक को टारगेट करता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों सबसे पहले इन्हीं दोनों से उसका सामना होता है। तो ये मैक्रोफेजेज जो होते हैं हमारे म्यूकस कोटिंग एपिथेलियम में पाए जाते हैं। ये मैक्रोफेजेज मोनोसाइट के ही डेवलप्ड रूप होते हैं, मोनोसाइट ही डेवलप होकर बनाती है। तीसरा जो है, तो ये हो गए लिम्फोसाइट, मोनोसाइट के ही डेवलप्ड फॉर्म थे मैक्रोफेजेज। इसके बाद है NK सेल। देखो क्या होता है, नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल भी एक WB मतलब B लिम्फोसाइट, T लिम्फोसाइट के अलावा एक और सेल बनता है बोन मैरो में, जिसको बोलते हैं हम NK सेल, नेचुरल किलर सेल बोलते हैं इनको, NK सेल। पूरा नाम लिख देते हैं इनका, नेचुरल
किलर सेल्स। अब ये करते क्या हैं, ये किसी भी पैथोजेंस को दो तरीके से मारेंगे, दो तरीके से किल करेंगे। एक तो किल करने का ये होता है इनमें कि साइटोलिसिस करते हैं, ये साइटोलाइसिस। साइटोलिसिस कैसे करेंगे, तो ये क्या करते हैं, नेचुरल किलर सेल्स ये प्रोड्यूस करते हैं एक प्रकार का प्रोटीन जिसका नाम है परफोरिन। ये कह लो प्रोड्यूस अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन बनाएंगे जिसका नाम है परफोरिन। अब ये परफोरिन क्या करेगा कि जो अगर कोई पैथोजेंस का सेल है तो उस सेल के अंदर फाइन पोर बना देगा, पोर बना देगा परफोरिन। अब इस पोर बन जाने के कारण एक पोर नहीं बनाएगा, इसमें कई सारे छोटे छोटे पोर्स बना देंगे। इसके जितने साइटोप्लाज्म है इस पोर से धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, और साइटोप्लाज्म बाहर निकल गया, ये पूरा का पूरा श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा और इसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं साइटोलिसिस। ये एन के सेल बनाता है, परफोरिन प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल्स होते हैं जो छेद छेद बना देंगे सेल में पैथोजेंस के। और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इनगल्फ कर जाएगा सेल को, ये सेल को डिस्ट्रॉय करेगा और इनगल्फ कर जाएगा, तो इसको एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो एन के सेल ऐसे किल करने का काम करता है कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में आ गया तो ये तीन हो गए। लिम्फो न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफेजेज हो गए, सॉरी मोनोसाइट हो गए, मोनोसाइट के डेवलप्ड रूप थे, मैक्रोफेजेज हो गए, एनके सेल हो गए। इसके बाद बताया था मैंने इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन होता क्या है ये देख लो, या क्यों होता है इन्फ्लामेशन। एक्चुअल में कोई भी अगर इंजर्ड सेल है, इन्फ्लामेशन कोई भी अगर इंजर्ड सेल है, अगर मान लो सपोज दैट ये बॉडी सेल है, यहाँ पे कोई इंजरी हो गया, अब इस इंजर्ड सेल जब हो जाती है तो ये इंजर्ड सेल यहाँ पे होते क्या हैं, पड़े हो गए हमारे एरियोलर टिश्यू होती है, उसके अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होती है दैट इज कॉल्ड मास्ट सेल। मास्ट सेल जब तेज इंजरी होगा तो ये मास्ट सेल क्या होगी, रप्चर हो जाएगी, फट जाएगी या टूट जाएगी, रप्चर होगी। जब ये रप्चर होती है तो एक प्रकार का केमिकल रिलीज करती है, दैट केमिकल इज कॉल्ड हिस्टामिन। ये हिस्टामिन जो होता है हमारे ब्लड में वासोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है। पढ़े होगे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, वासोकंस्ट्रिक्टर, वासोडाइलेटर, डाइलेटर डाइलेट करेगा, सॉरी ये वासोडाइलेटर का काम करती है, कंस्ट्रिक्टर सॉरी बोल दिया, वासोडाइलेटर, और वासोडाइलेटर का काम करती है। ये वासोडाइलेटर में क्या होता है कि वहाँ की आर्टरीज और वेंस को, कैपिलरीज को ये डाइलेट करती है, फैला देती है, जिसके कारण उस जगह पे या ये इंजर्ड जगह पे जब आर्टरीज वेंस डाइलेट होगी तो यहाँ ब्लड का फ्लो तेज होने लगेगा या ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा। जब किसी भी पोर्शन में ब्लड का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है वो स्थान रेड हो जाता है, फूल जाएगा, वहाँ इन्फ्लामेशन हो जाएगा, वॉर्म हो जाएगा, और यहाँ बाकी के जो सेल्स होते हैं उनको ये बचाना शुरू कर देगा ताकि अलग सेल्स जो हैं इस इंजर्ड सेल से डैमेज ना हो। जिस तरह से एक और भी होता है साइटोकाइन बैरियर, इंटरफेरॉन करते हैं वो, हालांकि ये बचाता कम है, वायरल इन्फेक्टेड सेल में ही इंटरफेरॉन सिक्रेट होता है, इंजर्ड सेल में हिस्टामिन रिलीज होता है। अब ये बाकी सेल्स को बचा लेगा। इस फिनोमिनन को बोलते हैं हम इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स, अनदर लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लामेशन रेस्पॉन्स। अब यह स्थान पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा और पेनफुल हो जाता है। सबसे बड़ा चीज़ टच करने में भी दर्द होगा। तो ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन होता है, ये इंजर्ड सेल में होता है टू प्रोटेक्ट अदर सेल। तो ये कंडीशंस होती है, ये याद रखना। इन्फ्लामेशन रिएक्शन होता क्यों है, मेन जो होता है तब तक इन्फ्लामेशन नहीं होगा जब तक मास्ट सेल फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं, रप्चर नहीं होगी। जब रप्चर होगी हिस्टामिन रिलीज होगा जो वासोडाइलेटर का काम करता है, डाइलेट होगी आर्टरीज वेंस तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने लगेगा। वो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होने से 2-3 फायदे होते हैं। एक तो ऑक्सीजन ज़्यादा आएगा, न्यूट्रिएंट ज़्यादा आएगा, तो जो बाकी सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट ज़्यादा मिलेगा तो वो रिकवर जल्दी करेगी, या इंजर्ड सेल होगी वो रिकवर जल्दी करेगी, बाकी सेल्स प्रोटेक्ट होगी और जो इंजर्ड सेल है वो रिकवर जल्दी करेगी। तो ये इन्फ्लामेशन रिएक्शन होता है। इसी से रिलेटेड एक और होता है इसमें, उसको बोलते हैं हम फीवर। फीवर देखो क्यों होता है, मैंने बताया भी था कि फीवर इज़ नॉट अ डिजीज़, फीवर इज ए सिम्टम दैट इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ एंटीजेंस इज मोर देन नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। अब फीवर होता क्यों है, फीवर जो होता है जनरली
बोला भी जाता है कि इसमें एज यू नो फीवर नाम सुनता ही ये लगता है कि बॉडी वार्म हो गया, गर्म हो गया, हमारे अंदर अजीब टाइप की मतलब नोजिया वोमिटिंग वाली कंडीशन आने लगी। फीवर में यही होता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जब कोई भी अगर एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है तो ये एंटीजन आकर के हमारी बॉडी में क्या करते हैं कि टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और जब ये टॉक्सिन रिलीज होगा तो इस टॉक्सिन को रिसीव करता है मैक्रोफेजेज। जब मैक्रोफेजेज इस टॉक्सिन को रिसीव करेगा तो मैक्रोफेज क्या करता है, उस टॉक्सिन के खिलाफ एक प्रकार का अनदर केमिकल प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड एंडोजीनियस पाइरोजेंस। इसको बोलते हैं एंडोजीनस पाइरोजेंस। ये इंडोजीनस पाइरोजेंस हमारे ब्लड में आ जाएगा। जब ये ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचेगा, हमारे ब्रेन में। तो जब ब्रेन में पहुँचेगा तो ब्रेन की जो हाइपोथैलेमस है या टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ब्रेन का हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा। और जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये हाइपोथैलेमस अब क्या करेगा कि हमारे बॉडी की थर्मोस्टेट को रीसेट करेगा। थर्मोस्टेट क्या होगा, रीसेट होगा। थर्मोस्टेट रीसेट होगा। जब रीसेट होगा तो पूरी इंटायर बॉडी के टेम्परेचर को, अच्छा एक चीज़ और देखना, कई लोगों में जब फीवर होता है, अलग अलग सिम्टम अलग अलग पर्सन में अलग अलग होता है। कई लोगों में जब फीवर होता है तो पहले ये पाम हीट हो जाता है, या पैर का नीचे का ये तलवा जो है ये हीट हो जाता है, पैर के नीचे वाला पाम हीट हो जाएगा, ये पाम हीट हो जाएगा, पैर का नीचे का तलवा हीट हो जाएगा। कुछ लोगों का हेड हीट होता है सबसे पहले, फिर पूरी बॉडी वार्म होती है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये। अब ये थर्मोस्टेट क्या होगा, रीसेट होगा। जब रीसेट होगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पूरी इंटायर बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अब इस इंक्रीजिंग में एंटीजन्स की किलिंग लार्ज स्केल पे शुरू कर देगा मैक्रोफेजेस। पूरी मतलब बुरी तरीके से इसको किल करना शुरू कर देगा। एंटीजन की ग्रोथ रुक जाएगी और इसको मैक्रोफेज इसको मारना शुरू कर देगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, इसका मतलब इंडोजिनस टॉक्सिन बहुत ज़्यादा है, एंटीजन्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन का लेवल बहुत हाई है, उसको न रोकें तो उस कंडीशन में फिर हमारे बॉडी का इंजाइमेटिक एक्शन खराब हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, या हार्मोन इंजाइम्स काम करना बंद कर सकते हैं। दैट में लीड टू डेथ, हो सकता है डेथ हो जाए। तो ये कंडीशन होती है। तो जितनी लार्ज स्केल पे टॉक्सिन प्रोड्यूस होगा उतनी ही लार्ज स्केल पे इंडोजिनस पाइरोजेंस प्रोड्यूस होगा। जितना लार्ज स्केल पे इंडोजिनस पाइरोजन प्रोड्यूस होगा टेम्परेचर उसी हिसाब से हाई होगा। अगर कम है, हल्का सा है तो हल्का टेम्परेचर हाई होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट की जगह ये 99 या 100 या हो जाएगा। और ज़्यादा है तो 100, 100, 200 के ऊपर जितना होता है समझो कि इंडोजिनस पाइरोजेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि एंटीजन के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन हमारे बॉडी में बहुत ही हाई है। तो ये फीवर का कंडीशन होता है। फीवर इसलिए बोलते हैं कि फीवर इज़ नॉट ए सिम्टम डिजीज़, इट इज़ अ सिम्टम दैट इंडिकेट्स दैट नंबर ऑफ एंटीजेंस या नंबर ऑफ टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय एंटीजेंस इज मोर देन नंबर ऑफ एंटीबॉडीज। सो इन केस ऑफ फीवर अगर ये डाउन नहीं हो रहा है नॉर्मली, फिर हम उसको एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स दे करके, एंटीपायरेटिक्स दवाएं दे करके इसको डाउन करते हैं। वैसे भी 103-4 अगर है तो हम क्या करते हैं कि अगर मरीज़ नहाने की कंडीशन में है तो तुरंत उसको नहला दें, एकदम चिल्ड पानी भी ना हो, हॉट वाटर भी ना हो, नॉर्मल पानी से नहला दें, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। नहाने की कंडीशन में मरीज़ नहीं है, तौलिया गीला करके पूरे शरीर को एक बार रब कर दें। वो भी कंडीशन नहीं है तो उसको फिर पट्टी दिया जाता है, गर्म पानी निचोड़ करके वो कपड़े रख के सिर पे रखा जाता है, या फिर हाथ को फैला दीजिए और इसमें कोई क्लॉथ रखिए पानी गीला करके, या पानी में डलवा दीजिए हाथ इतना। ये पानी जो होता है अच्छा मतलब हीट का अच्छा एब्जॉर्बर होता है। ये कंडीशन अगर बहुत न्यू बॉर्न है तो न्यू बॉर्न बेबी को नॉर्मल आदमी के साथ उसको, चूँकि फीवर जो होता है वो कम्युनिकेबल नहीं होता है। अगर वायरल नहीं है तो, वायरल है तो मे बी दैट ट्रांसमिट, लेकिन जनरली फीवर कम्युनिकेबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में छोटा बेबी है ये सब नहीं कर सकते, तो उसको 2 आदमी के बीच में सुला दिया जाता है, दोनों आदमी में हीट कंडक्शन हो जाता है, पर्सन टू पर्सन हीट कंडक्शन हो जाता है। तो फीवर को इस तरह डिक्लाइन डाउन कर सकते हैं हम। तो फीवर में ध्यान रहिए, हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। अगर साल 2 साल में एक बार फीवर हो भी जा रहा है तो इट इज़ नॉट ए सीरियस केस, इट मीन्स दैट हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के प्रोडक्शन तेज हो गए हैं, एंटीजन जो थे वो पूरी तरह से क्लीन हो गए हैं। फीवर के बाद का जो सिम्टम यही होता है कि हमारी बॉडी की टॉक्सिन सबसे कम होती है।
और जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी जो होती है वो सबसे लार्ज स्केल में, हाई स्केल में होती है। ये था सेलुलर बैरियर। सेलुलर के बाद लास्ट का जो बैरियर है, एक बता दिए थे हमने मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन या कंजुगेटेड हो तो उसी समय बता दिया था। एंजाइमेटिक प्रीकर्सर के लीवर ये बनाता है उनको, लीवर से सीक्रेट होने वाले एंजाइमेटिक नेचर वाले वो मतलब एंजाइम के प्रीकर्सर वाले प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन 20 से 30 प्रोटीन मिल करके कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या करेगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम पैथोजेंस की बॉडी में पोर बना देगा। इस पोर्स से अंदर इसमें पानी की एंट्री होना शुरू हो जाएगा। पानी एंटर होने के कारण इनमें स्वेलिंग होगा, स्वेलिंग के बाद ये रप्चर हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होती है हमारी बॉडी की, जो लीवर बनाता है एंजाइमेटिक नेचर वाले प्रोटीन्स की सहायता से या एमिनो एसिड की सहायता से। तो ये थे सेलुलर बैरियर। सेलुलर के बाद लास्ट जो फोर्थ बैरियर है दैट इज कॉल्ड साइटोकाइन। वो बहुत ज़्यादा नहीं है साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर को ये बोलते हैं हम लोग कि साइटोकाइन बैरियर जो होता है वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स से बनता है, सेल के थ्रू बनता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर जो होता है, कोई भी अगर वायरल इन्फेक्टेड सेल है, वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो ये एक प्रकार का केमिकल रिलीज करता है। कोई भी सेल है यहाँ का अगर वायरल इन्फेक्टेड हो गया तो ये एक प्रकार का केमिकल रिलीज करेगा दैट इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, अगर ये वायरल इन्फेक्टेड है, मान लो ये वायरल इन्फेक्टेड सेल है तो ये क्या करेगा कि इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। ये इंटरफेरॉन रिलीज करेगा IFNS। ये इंटरफेरॉन क्या करेगा कि ये बाकी सेल्स को, ये जैसे नॉर्मल सेल है, ये क्या है नॉर्मल सेल है, अब क्या करेगा ये इंटरफेरॉन इस एरिया के टिश्यूज को में इन्फ्लामेशन रिएक्शन करा देगा। अब इन्फ्लामेशन रिएक्शन के कारण क्या होगा कि ये बाकी के जो नॉर्मल सेल्स हैं वो बच जाते हैं। यानी कि सुन लो फिर से, साइटोकाइन बैरियर्स आर सीक्रेटेड फ्रॉम viral infected cells to protect normal cells. The viral infected cells produce a special chemical named interferon. These interferon deposited around viral infected cell and prevent या inhibit the spread of toxins from viral infected cell to normal cell. ये क्या होगा, इंटरफेरॉन इसके अराउंड में जमा हो जाएगा जो वायरल इन्फेक्टेड सेल के टॉक्सिन को नॉर्मल सेल्स में जाने से रोक देता है। सच कंडीशन आर कॉल्ड साइटोकाइन बैरियर। तो ये 4 बैरियर्स थे इन्नेट इम्यूनिटी के। अब इन्नेट इम्यूनिटी के बाद हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड की। एक्वायर्ड थोड़ा लंबी है, उसमें मतलब CMI AMI दोनों का डिस्कशन करेंगे। अभी बताया था मैंने एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन, या ये कह लो कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर हो गया, फंक्शन हो गया, कैसे बनता है, कैसे काम करता है, ये सारे के सारे नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करते हैं। ओके, दैट्स ऑल।